देखिए, आज आप लोग पढ़ने जा रहे हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर का पूरा नाम क्या होता है? द्विध्रुवीय संधि ट्रांजिस्टर, जिसे हम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर अर्थात BJT बोलते हैं। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है ये देखिए। इसका काम क्या होता है कि ये उच्च प्रतिरोध यानी हाई रेजिस्टेंस को परिपथ में स्थानांतरित या ट्रांसफ़र करता है। इसलिए इस ट्रांजिस्टर शब्द जो है वो किससे मिलकर बना है? ट्रांसफ़र रजिस्टर। ठीक है, अब आप ये सीधा सीधा फंडा समझ लीजिए कि यहाँ पर दो PN जंक्शन एक साथ रखे जाते हैं, अर्थात PNP या NPN, जैसे कि आप देख रहे हैं NPN ट्रांजिस्टर या PNP ट्रांजिस्टर। इसमें क्या होता है? दो हाईली डोप्ड यानी एक प्रकार के जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है वो दोनों हाईली डोप्ड होते हैं, N और N, और बीच में जो है एक जो उसका उल्टा, यानी अगर N है तो P और अगर दोनों साइड P है तो बीच में N। ठीक है, ये सैंडविच करके तीनों को डोपिंग के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, अभी क्या होता है इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, ये इसका सिंबल दिखाया हुआ है। इसमें NPN अर्थात जो एक साइड है यहाँ E दिख रहा होगा, यह इमीटर है। फिर C है, इसको कलेक्टर कहते हैं। ये बेस है, इसको आधार कहते हैं, यानी उत्सर्जक, कलेक्टर, संग्राहक और आधार। ठीक है, इसका सिंबल क्या है देखिए, इसका सिंबल ये है, बेस आधार जो ये है, कलेक्टर ये C और इमीटर उत्सर्जक E। अब नाम से ही पता चल रहा होगा, इमीटर इमिट यानी उत्सर्जक। ठीक है, कलेक्टर यानी कलेक्ट करने वाला, बेस यानी जो इसको बेस दे, आधार दे। अभी दूसरा क्या है इसमें? इमीटर, बेस, कलेक्टर, और ये कौन सा है? PNP। ठीक है, इसका सिंबल क्या है? बेस, कलेक्टर, एमीटर। बस यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ पर आपको एरो की साइड देखनी है। अगर NPN ट्रांजिस्टर है तो हमने बताया था N फॉर निकास, तो आप इमीटर साइड से ही हमेशा करंट का फ्लो होता है, तो वो क्या होगा? E पे बाहर की ओर तीर आप दिखाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? NPN यानी निकास, N फॉर निकास। और PNP E पे अंदर की ओर तीर दिखाएंगे, वो क्या होगा? प्रवेश, PNP ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये हो गया। अर्थात अगर हम बात करें ट्रांजिस्टर क्या है, ट्रांजिस्टर है दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसको हम कहते हैं ट्रांसफर रजिस्टर। अभी इसमें क्या होता है? तीन टर्मिनल होते हैं, एमीटर, बेस, कलेक्टर। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, NPN और PNP। ठीक, अब आइए देखते हैं कि उत्सर्जक क्या है, यानी इमीटर। लिखा हुआ है, ट्रांजिस्टर की यह परत लेयर उच्च डोप्ड, जो मैंने बताया हैवली डोप्ड होती है, जो कि ट्रांजिस्टर में धारा के प्रवाह के लिए आवेश वाहकों यानी विवरों या इलेक्ट्रॉनों को प्रदान करती है, अर्थात इमिट करती है, छोड़ती है। ठीक है, अब देखो यहाँ लिखा है, इस पर से धारा वाहक यानी करंट कैरियर जो होते हैं वह उत्सर्जित होते हैं, इसीलिए इसको उत्सर्जक कहते हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर दिखाया हुआ है कि ये जो उत्सर्जक होता है, ये जो ये साइड होता है, ये वाला E और B, ये हमेशा फॉरवर्ड बायस में होता है, और जो ये साइड होता है B और C, ये हमेशा रिवर्स बायस में होता है। अभी हम उत्सर्जक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है कि ये देखो, एमीटर बेस संधि यानी एमीटर बेस जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बायस अग्रभिनति में होता है। अभी देखोगे यहाँ पर, जिससे एमीटर अधिक संख्या में है ना, मेजॉरिटी कैरियर्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, जो कि या तो होल हो सकते हैं, अगर हम N की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर P की बात करेंगे तो होल होंगे। ठीक है, प्रदान करता है।
अभी हम अगर बेस की बात करते हैं, देखो बेस तो ये क्या है, यह परत एमीटर और कलेक्टर के मध्य होती है, जैसा कि मैंने बताया अभी यहाँ देख रहे होंगे आप लोग, एमीटर और कलेक्टर के जो बीच का पार्ट है वह बेस है, ठीक है। अभी देखो यह परत बहुत पतली, वेरी थिन, ये लगभग कितनी होती है, 0.02 मिलीमीटर होती है, ठीक है, तथा यह बहुत कम डोप्ड होती है, यानी अगर इमीटर की बात करें तो हैवली डोप्ड होता है, ये भी हैवली डोप्ड होता है, और बीच का जो होता है वह बहुत कम डोपिंग की जाती है, और यह कितनी होती है, लगभग इसकी जो चौड़ाई होती है वह 0.02 मिलीमीटर यानी बहुत कम होती है, जिसके फलस्वरूप बेस में बहुत कम विवर यानी होल या इलेक्ट्रॉन पुनः संयोजन रिकॉम्बिनेशन होता है, जिसको मैंने इलेक्ट्रॉन होल युग्म बताया था वही, ठीक है। अतः बेस को एमीटर से प्राप्त आवेश वाहक यानी यहाँ से जो भी आवेश वाहक या यहाँ से निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा और यहाँ से निकलेगा तो होल निकलेगा, जब यहाँ पर जाता है तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन बहुत कम इलेक्ट्रॉनों का हो पाता है। कारण क्या है, इसकी डोपिंग बहुत हाई है, इसकी डोपिंग बहुत लो है, और ये एरिया बहुत पतला है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ के कुछ होल से तो संयोग कर जाते हैं, लेकिन बहुत सारे बच जाते हैं, जो तुरंत ही यहाँ पर अपोजिट चार्ज होने के कारण, यानी यहाँ पर अपोजिट चार्ज होने के कारण ये तुरंत यहाँ से यहाँ खींच लिए जाते हैं। और ये कारण अभी मैं बताऊंगा क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज सोर्स लगता है, ई और बी के बीच अलग वोल्टेज सोर्स लगता है, सी और बी के बीच अलग वोल्टेज सोर्स लगता है। अभी देखिए, आप आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखिए जिससे क्या होता है, हो पाता है, अतः बेस को एमीटर से प्राप्त आवेश वाहकों में से अधिकांश कलेक्टर को प्राप्त हो जाते हैं, जैसा कि अभी बताया मैंने। अब ये संग्राहक या कलेक्टर परत एमीटर परत से बड़ी होती है, ठीक है, थोड़ा सा इसको ज़्यादा बड़ा रखते हैं। कारण क्या है, देखिए, क्योंकि ट्रांजिस्टर की प्रचालन यानी ऑपरेशन अवस्था में बेस कलेक्टर जंक्शन पर अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। कारण क्या है, देखिए क्यों, कलेक्टर अधिक क्षेत्रफल का होने से सरलता से अधिक उत्पन्न ऊष्मा का विसर्जन कर सकता है। कारण क्या है, अगर यहाँ पर एमीटर, इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पर हम थोड़ा सा ही वोल्टेज सोर्स लगाते हैं, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस है, तो हम लोग जानते हैं फॉरवर्ड बायस में थोड़ा सा ही वोल्टेज सोर्स देने से ही आराम से इलेक्ट्रॉन या होल इधर से उधर जा सकते हैं। बट रिवर्स बायस में ऐसा नहीं होता। क्यों, याद होगा आपको, क्योंकि यहाँ की जो डिप्लीशन लेयर होता है वह रिवर्स बायस में, जो कि इस साइड है, वह चौड़ा हो जाता है, बताया था ऐसा। और फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, ये बहुत ही कम मात्रा में होने के कारण यहाँ का डिप्लीशन एरिया बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या होगा, यहाँ पर जब ये चौड़ा हो जाएगा, जाहिर सी बात है यहाँ पर जो करंट बहेगी वह बहुत मामूली सी बहेगी, इसलिए यहाँ पर बेस और कलेक्टर को ज़्यादा ऊष्मा यानी ऊर्जा देनी पड़ेगी, ज़्यादा वोल्टेज देना पड़ेगा, जिसके कारण से क्या होगा, यहाँ पर इस क्षेत्र को और बड़ा किया जाता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे, इसकी अपेक्षा इस क्षेत्र को ज़्यादा बड़ा किया जाता है, यानी मीटर की अपेक्षा इस क्षेत्र को ज़्यादा बड़ा किया जाता है। अगर यह नहीं करेंगे तो ये एरिया, यहाँ पर ये जंक्शन जो होता है ये जल जाएगा, ठीक है। इसके जलने के साथ क्या होगा, ये पूरा सर्किट खराब हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से ऐसा करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर, देखिए क्या लिखा हुआ है, कलेक्टर परत बेस परत की अपेक्षा बहुत अधिक परंतु एमीटर से थोड़ी कम डोप्ड होती है, ठीक है। यानी बेस डोपिंग, उससे ज़्यादा कलेक्टर डोपिंग और सबसे ज़्यादा एमीटर डोपिंग। कारण क्या है, अभी आपको मैं एक फॉर्मूला दिखाऊंगा, ये देखिए, ये फॉर्मूला है, IE = IB + IC होता है, अर्थात IE बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण से IB + IC के योग से भी अधिक ये माना जाता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि IB बहुत कमज़ोर, क्योंकि वहाँ की डोपिंग बहुत कम होती है, जिसकी वजह से IB को हम शून्य या नगण्य मान सकते हैं, नेग्लिजिबल मान सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, IC जो कि IB से बहुत ज़्यादा है
और इसको अगर हम 0 कर देते हैं तो इसलिए बोला जाता है IE लगभग IC के बराबर होती है। दिख रहा है, समझ में आ रहा है? यहाँ देखिए कारण क्या है, लिखा है IB धारा का मान IE धारा का मान 5% से भी कम होता है। ठीक है, अतः 95% या इससे अधिक IE धारा कलेक्टर से बाहरी परिपथ यानी IC धारा प्रवाहित होती है। यदि IB को IC की अपेक्षा नगण्य मान लें तो I = IC हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रहा है आप लोग को? आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए, अच्छा अब समझ में आ रहा होगा ये IB IC IE क्या है? कुछ नहीं है, जो इमीटर के द्वारा धारा बहे वो IE धारा IE करंट, जो कलेक्टर के द्वारा धारा बहे वह IC करंट, जो बेस के द्वारा धारा बहे वह IB करंट। ठीक है, अब आइए इसकी बाइसिंग करते हैं। अब देखिए इसकी बाइसिंग कैसी होती है। ये है बाइसिंग। पहले हम पढ़ रहे हैं PNP ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब PNP ट्रांजिस्टर देखिए क्या है, कुछ नहीं है। PNP, ये एरिया इमीटर, ये एरिया बेस, ये एरिया कलेक्टर। 3 टर्मिनल हमने निकाल दिए हैं। ठीक है, 3 टर्मिनल दिख रहे हैं आपको? ठीक है, अब क्या करना है, हमने बताया था ये एरिया इमीटर और बेस, इसको हम कहेंगे फॉरवर्ड बायस हमेशा। फिर बेस यानी बेस और कलेक्टर को हमेशा रिवर्स बायस करेंगे। दिख रहा है? अब क्या करना है, देखिए इसका सबसे अच्छा याद करने का तरीका क्या है PNP ट्रांजिस्टर का, कि आप P जो बताया था फॉरवर्ड बायस है, तो जाहिर सी बात है इसमें पॉजिटिव यानी इसको पॉजिटिव सोर्स से जोड़ना पड़ेगा, बेस को नेगेटिव सोर्स से, और यही चीज़ सेम इसको यहाँ रख लीजिए तो आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और अगर समझना है तो देखिए क्या है, अगर P को हमने नेगेटिव से जोड़ा तो जाहिर सी बात है वह रिवर्स बायस हो गया, N को हमने पॉजिटिव से जोड़ा तो वह रिवर्स बायस हो गया, और यहाँ देखिए P को अगर हमने पॉजिटिव वोल्टेज सोर्स से जोड़ा तो फॉरवर्ड हो गया, N को नेगेटिव यानी नेगेटिव से जोड़ा तो वह भी फॉरवर्ड है ना। दिख रहा है, समझ में आ गया ये चीज़? अब ये हमने बताया था जो इमीटर करंट से धारा का प्रवाह होता है, धारा फ्लो करती है उसको IE करंट, जो बेस से फ्लो करती है उसको IB करंट, जो कलेक्टर से फ्लो करती है उसको IC करंट कहते हैं। समझ में आ रहा है ये चीज़, है ना? अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये फॉरवर्ड बायस हो गया, ये रिवर्स बायस हो गया। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ करंट फ्लो दिखाना है कि कैसे कैसे करंट फ्लो होती है। अभी हमने एक फॉर्मूला यहाँ बताया, I = IB + IC, यानी I जो बहेगी वह IB + IC का योग होगा हमेशा। ये समझ में आ रहा है आप लोग को? अब देखिए यहाँ पर इसी से आप लोग को करंट फ्लो का कभी कोई दिक्कत ही नहीं होगा। देखिए यहाँ कैसे, अब देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा, अगर हमने I, और जानते हैं आपकी निगेटिव की तरफ हमेशा करंट आती है, ये दिख रहा है, ये चीज़ पॉजिटिव से दूर हटती है। I का फ्लो दिख रहा होगा बाहर की ओर है। ठीक, तो I जब फ्लो करेगी तो इसमें ये दिख रहा होगा, यहाँ पर ये जो फ्लो कर रही है वह कैसे आ रही है, IC और IB दोनों का योग होके तब आ रही है ना। देखिए I इधर आ रही है, इसमें क्या आ रही है, IC आ रही है प्लस IB आ रही है, दोनों का योग होके यहाँ आ रही है। इसी वजह से I करंट पूरे में फ्लो करती है। अगर कलेक्टर से बह रही है तो वो IC करंट, बेस से बह रही तो IB, और E से बह रही तो इमीटर करंट। अब देखिए यहाँ क्या है, अगर हमने यहाँ से फॉरवर्ड बायस से एक वोल्टेज सोर्स लगाया है, जिसको अगर E और B के बीच लगाए हैं तो वो वोल्टेज सोर्स होगा VEB, अगर B और C के बीच लगाए हैं तो वो वोल्टेज सोर्स होगा VCB। दिख रहा है ये चीज़? अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पर डायरेक्शन फ्लो बता दिया कैसे हुआ। अब देखिए क्या होता है, यहाँ से अगर वोल्टेज सोर्स देते हैं तो यहाँ से एक होल चलेगा, यहाँ वाले होल को अंदर की ओर ढकेलेगा। ठीक है, अभी मैंने बताया थोड़ा सा ही वोल्टेज यहाँ लगा देंगे, थोड़ा सा ही वोल्टेज लगाएंगे तो ढेर सारा होल यहाँ से निकलेगा, क्योंकि उत्सर्जक है, ये इमिट करता है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर N जो है उसमें, क्योंकि इसकी डोपिंग बहुत कम थी, ये क्षेत्र भी यानी एरिया भी बहुत कम था, जिसकी वजह से यहाँ जो जितने सारे होल निकलेंगे वो यहाँ तो जाएंगे, उसका रिकॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, लेकिन बहुत सारे होल जो है बच जाएंगे, है ना। तो वो तुरंत ही एमीटर से बेस की ओर जाके और बेस से तुरंत ही कलेक्टर पे चले जाएंगे। ठीक, और कलेक्टर पे जाने के बाद क्या करेंगे, क्योंकि अब दिख रहा होगा कलेक्टर निगेटिव से जुड़ा हुआ है ना, कलेक्टर निगेटिव सोर्स से जुड़ा हुआ है, तो तुरंत ये होल तुरंत यहाँ खींच लिए जाएंगे निगेटिव की ओर। दिख रहा है ये चीज़? समझ में आ रहा है? तो क्या हुआ, यहाँ से होल निकला, N को गया,
कुछ रिकॉम्बिनेशन हुआ लेकिन काफ़ी होल यहाँ बचा। इस होल के कारण यहाँ पर क्या हुआ, ये तुरंत निगेटिव सोर्स से जुड़ा, तुरंत यहाँ पर खींच लिया गया। अब हमने करंट जो बहाई वो बता क्या कि यहाँ से जो आई करंट निकली वह किसके किसके योग के बराबर, उस फॉर्मूले के अनुसार क्या होगा, आई बी प्लस आई सी, दोनों को जोड़ के यहाँ पे आ जाएगा। दिख रहा है? अब समझ में आ गया क्या होता है। ये एरिया कम था, ये एरिया ज़्यादा था, यहाँ पर कम वोल्टेज सोर्स लगा है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मात्रा में एमिट हुए होल। क्योंकि आई इक्वल टू हमेशा होता है आई बी प्लस आई सी। ठीक है, इस फॉर्मूले के अनुसार आई बी और आई सी के योग में आई धारा बहती है। तो हमारे ख्याल से पी एन पी करंट अब समझ में आ गया।